Hello and a very good morning to all my dear students. Today I'll be teaching you about the superiority of cash balance approach over the Fisher's quantity theory of money. The Cambridge version is superior to the Fisherian version on the following grounds. हम आज देखेंगे कि कैसे कैम्ब्रिज का नकद शेष अवधारणा मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की अधिक सुपीरियर थी या अधिक रूप से मानी गई फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की तुलना में। यह जो सिद्धांत था वह रियलिस्टिक थ्योरी के रूप में जाना जाता है। द फिशरियन अप्रोच इज मैकेनिकल इन द सेंस दैट इट मेंटेन्स अ मैकेनिकल अप्रोच दैट इज डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल। ये जो फर्स्ट थ्योरी थी फिशर वाली, उसमें क्या माना गया कि एकदम परफेक्टली प्रभावित होंगे अनुपातिक रूप से। अगर मुद्रा की पूर्ति डबल होती है तो आपका कीमत स्तर भी जस्ट डबल होगा। लेकिन कैम्ब्रिज के अप्रोच में थोड़ा सा रियलिस्टिक है या वास्तविकता थी। कैसे? बाय एम्फेसाइजिंग के इट इज़ इंट्रोड्यूस द रोल ऑफ या इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द रोल ऑफ ह्यूमन मोटिव्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस लेवल। यहाँ पर के का जब इस्तेमाल किया गया कि कैसे लोग नगद रूप में अपने पैसे को रखते हैं, उसके ज़रिए इसमें थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन या मानवतावादी मोटिव या मैकेनिकल ना होकर के क्या हो गया, ह्यूमैनिटेरियन हो गया। फिर इसको हम एक संपूर्ण सिद्धांत भी कहते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट थ्योरी। Fisher's approach is one-sided because it considers quantity of money to be the only determinant of the value of money or the price level. देखो, फिशर का सिद्धांत को हम एक तरफा कह सकते हैं। इसलिए एक तरफा सिद्धांत कहते हैं क्योंकि ये क्या कंसिडर करता है कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वही जो मुद्रा की मात्रा है वही मुद्रा के मूल्य को निर्धारण करने का या फिर आपके कीमत स्तर को निर्धारण करने का एकमात्र जो घटक है, निर्धारक घटक जो है वो क्या है, मुद्रा की पूर्ति। इन द कैम्ब्रिज अप्रोच बोथ द डिमांड फॉर एंड द सप्लाई ऑफ मनी आर रिकॉग्नाइज्ड एज रियल डिटर्मिनेंट्स फॉर द वैल्यू ऑफ मनी। वहीं कैम्ब्रिज अप्रोच में क्या किया गया, मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों को माना गया एक निर्धारक तत्व जो कि ज्ञात कर सके मुद्रा के मूल्य को। फिर ये थोड़ी सी विस्तृत सिद्धांत था। इट वॉज अ broader theory. The Cambridge approach is broader and comprehensive because it takes into account income level as well as changes in it as important determinant of the price level. The Fisherian approach ignored the income level and makes the price level dependent upon the quantity of money and the total number of transactions. अब आप ये देखिए कि जो कैम्ब्रिज का सिद्धांत था वह विस्तृत इस रूप में था या थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इस रूप में था कि इस सिद्धांत ने ध्यान में दिया इनकम लेवल को भी, या जो भी इम्पोर्टेंट परिवर्तन आ रहे थे, हर तरीके के महत्वपूर्ण परिवर्तन आय के स्तर में आ रहे थे, उसका प्रभाव कीमत स्तर पर ज्ञात किया गया। लेकिन फिशरियन अप्रोच में इसको इग्नोर किया गया क्योंकि इसमें क्या बताया गया, इनकम लेवल एंड मेक्स द प्राइस लेवल डिपेंडेंट अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मनी। आय के स्तर में जो परिवर्तन थे उनको ध्यान में ना लेकर के केवल कीमत स्तर में जो भी परिवर्तन थे वो किन कारणों से माने गए, जब टोटल ट्रांजैक्शंस में जो चेंज आया, कुल लेन देन या बिक्री में जो भी परिवर्तन आया। फिर हम देखते हैं कि कैम्ब्रिज का अप्रोच है वो थोड़ा यूजफुल ज़्यादा, इट इज़ मोर रेलेवेंट एंड मोर यूजफुल इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट एंड इन दैट प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू कुरिहारा, the Cambridge equation P is equals to m upon kt is analytically more useful than the Fisherian equation in explaining the money value. It is easier to know the amount of cash balances of an individual than to know expenditure on various types of transactions. इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि कैम्ब्रिज का जो इक्वेशन है वो थोड़ी यूज़फुल ज़्यादा है, ये एनालिटिकल है क्योंकि ये आसान होता है किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी इंसान के इंडिविजुअल के हम अगर कैश
बैलेंस को नापे कि आय का कितना हिस्सा वह कैश के रूप में रख रहा है, मतलब आप देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मनी को इस्तेमाल करता है, दैट इज़ फाइन। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू भी करता है, उसको आप संचय करके भी रखते हैं। लेकिन आप कितना प्रतिशत मुद्रा को नकद के रूप में रखते हैं, इसकी गणना करना तुलनात्मक रूप से आसान होता है, बजाय किसके कि वो गणना की जाए कि कुल व्यय किन किन प्रकार के ट्रांजैक्शंस में या लेन देन पर किया गया है। तो जो शुरू वाला जो पॉइंट है, पूरा इक्वेशन नहीं बट के, और इधर तो के हो गया और उधर आप पूरा जो टी को डिनोट कर रहे हो, उनमें से कैम्ब्रिज वाला थोड़ा सा ईजी होता है, यूजफुल होता है। फिर हम देख सकते हैं कैजुअल प्रोसेस। अब कैसे कारक कार्य यूज में आते हैं। अकॉर्डिंग टू फिशर, चेंजेस इन द प्राइस लेवल आर कॉज्ड by the changes in the quantity of money. But according to the Cambridge economists, the price level may change even without a change in the quantity of money. If K changes, given the quantity of money, a desire to keep less money balances will raise the price level and vice versa. अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जो फिशर की अवधारणा थी उसमें मुद्रा की जो मात्रा थी वह सामान्य कीमत स्तर या अंतिम या सारी वस्तुओं, अंतिम नहीं, सारी वस्तुओं के कीमत स्तर के पर प्रभाव डालती थी। लेकिन कैम्ब्रिज में जो प्राइस लेवल होता है, कीमत स्तर होता है, उसमें केवल अंतिम वस्तुओं को कीमत स्तर के रूप में लिया गया। वह परिवर्तित हो सकती थी अगर मुद्रा की पूर्ति चेंज ना भी हो, मुद्रा की पूर्ति में कोई परिवर्तन ना हो और केवल आपका के में परिवर्तन आ जाए। तो इसलिए गिवन द क्वांटिटी ऑफ मनी, मान लीजिए मुद्रा की पूर्ति की मात्रा वही रखी गई है, सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन परिवर्तन किस में आ रहा है, आपके जो के है, जो आप अपना नकद रूप में रखना चाहते हैं पैसा या मनी, उसमें जो परिवर्तन आ रहा है उसकी वजह से भी कीमत स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। फिर जो कैम्ब्रिज थ्योरी है वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस को भी एक्सप्लेन करती है। The variable k in the Cambridge equation is more significant in explaining the trade cycles than the variable v in Fisher's equation. During inflation, people decrease their cash balances and as a result the value of money falls and the price level rises. अब आप देखिए जो कैम्ब्रिज का सिद्धांत है उसमें जो k की भूमिका है वह ज़्यादा सरल रूप में या ज़्यादा प्रभावी रूप से साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, जो चक्रीय प्रवाह होते हैं या जो चक्रीय उच्चावच है, जो ट्रेड साइकिल्स हैं, व्यापार चक्र हैं, उनको अध्ययन करने में हेल्प करते हैं। कैसे, मान लीजिए मुद्रास्फीति की अवस्था है, ठीक है, तो मुद्रास्फीति की अवस्था में लोग नकद पैसा अपने पास कम रखने लगते हैं, देयर कैश बैलेंसेस डिक्रीजेज एंड एज अ रिजल्ट इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो प्राइस लेवल है, कीमत स्तर जो है, सामान्य कीमत स्तर, वह बढ़ जाता है। ऑन द कॉन्ट्रारी, ड्यूरिंग डिप्रेशन द डिज़ायर टू होल्ड मनी राइजेज। उसी के विपरीत जब आप मंदी की अवस्था होती है अर्थव्यवस्था में, तब क्या होता है, जो के का वैल्यू है, जो आप मुद्रा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं, वह बढ़ जाती है एंड द वैल्यू ऑफ मनी राइजेज, और इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और सामान्य कीमत स्तर या कीमत स्तर घट जाता है। बेसिस ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, इस सिद्धांत ने आगे चलकर कीन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत या तरलता अधिमान सिद्धांत का आधार भी रखा। इस सिद्धांत के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन देखते हैं कि ये कैसे आधार बना। द कैम्ब्रिज अप्रोच बाय स्ट्रेसिंग ऑन द मोटिव्स फॉर द डिमांड फॉर होल्डिंग money provided a foundation for the development of Keynes' liquidity preference theory of interest. Liquidity preference theory is a significant constituent of the modern theory of income and employment, and its emergence has raised the importance of fiscal policy in controlling business cycles. अब देखिए जो कैम्ब्रिज का सिद्धांत था उसने किस पे जोर दिया, मोटिव्स फॉर द डिमांड फॉर होल्डिंग मनी, किन किन कारणों से आप मुद्रा की मांग करेंगे या मुद्रा की मांग कर उसको रखने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो हम आगे जब कीन्स का सिद्धांत पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि 3 तरह के उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग की जाती है, तो ये सारा कुछ उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। नेचर ऑफ वेरिएबल्स, various variables in the Cambridge equation are defined in a better and more realistic manner than those in the Fisherin equation. T in Fisher's version refers to the total transactions, whereas in the Cambridge equation T refers to only
द कैम्ब्रिज इक्वेशन T refers to only the final goods and services. देखिए कैम्ब्रिज के जो समीकरण था या जो अवधारणा थी उसमें सारे चीज़ों को बहुत ही विस्तृत रूप से एक्सप्लेन किया गया और बहुत वास्तविक तरीके में। फिशर के इक्वेशन में टी को क्या माना? टोटल ट्रांजैक्शंस को, कुल लेन देन। वहीं कैम्ब्रिज में क्या माना? कैम्ब्रिज में इसे हमने फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर माना, ना कि कुल वस्तु और सर्विस सेवाओं पर जो व्यय किया गया। सिमिलरली पी in Fisher's version stands for the average price level of all goods transacted in a period of time, but in Cambridge version P is the general price level of only final goods. कीमत स्तर भी यहाँ पर हर प्रकार की वस्तुओं सेवाओं के लिए और कैम्ब्रिज में केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के लिए। General demand analysis. The Cambridge approach is preferred by the economists because it applies the general demand analysis to the special case of money. It inquires into the utility of money, the nature of the budget constraint facing the individual, and the opportunity cost of holding money as against other assets. तो इस सिद्धांत ने आगे जनरल डिमांड एनालिसिस, जो सामान्य मांग की अवधारणा या जो एनालिसिस विश्लेषण है, उसका भी आधार बना। तो ये था आपका इन दोनों में कौन सा सिद्धांत ज़्यादा सफल या सुपीरियर है। अब आगे की वीडियो में मैं आपको कीन्स का तरलता अधिमान नियम और विचारधारा है वो समझाऊंगी।